छोटों का आशीर्वाद। 1991 से पहले मैं भी आम बच्चों की तरह बदमाश था, नटखट था, जिद्दी था। 1991 में पहली बार मुझे सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारी का एहसास हुआ जब मुझे अपनी माँ को लेके वेल्लोर जाना पड़ा इलाज के लिए। वहाँ लगभग 1.5 महीने का समय मुझे अपनी माँ के इलाज में रहना पड़ा। उस दरमियान वेल्लोर में क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में कई लोगों को ब्लड की कमी की वजह से मैंने बहुत करीब से मरते हुए देखा। उस समय जितने लोग मर रहे थे, रोज़ वो घटना जब हम धर्मशाला में शाम को जाते थे तो अंदर तक झकझोरती थी कि क्या हमारा सामाजिक दायित्व सिर्फ हमारे परिवार तक सीमित है? क्या हम लोग को और लोगों की सेवा नहीं करनी चाहिए? उस समय पब्लिक टेलीफोन बूथ का ज़माना था। हम लोग वहाँ बैठते थे, जहाँ से किराना का सामान परचेज करते थे वहाँ बैठते थे, सब्जियाँ जहाँ से खरीदते थे वहाँ बैठते थे। जिस धर्मशाला शांति भवन धर्मशाला में मैं रहता था, वहाँ जितने पेशेंट थे, जितने अटेंडेंट थे, सबसे हम लोगों ने इस बात पे शेयर करना चालू किया। आपको विश्वास नहीं होगा, कहीं से प्रेरणा आई और 1.5 महीने में हम लोगों ने उसी बीच में से 10-12 लोगों को डोनर के रूप में तैयार करके 10-12 जिंदगियां बचाई। ये एक शुरुआत थी। उस शुरुआत के बाद जब मैं पटना आया तो यहाँ दोस्तों के बीच मैंने ब्लड डोनेशन के बारे में बातचीत शुरू की। शुरू में पॉजिटिव रिस्पांस कहीं से नहीं मिला। उस समय क्या करें, हर तीसरे, चौथे, 5वें महीने मैं दोस्तों को लेके पीएमसी जाता था और चुपचाप ब्लड डोनेट करता था। धीरे धीरे एक अवेयरनेस क्रिएट होने लगा। उसी समय 2006 की बात है, ऑर्कुट, फेसबुक और व्हाट्सएप टाइप का एक सोशल साइट लॉन्च हुआ था, ऑर्कुट। एक बच्चा आया था दरभंगा से अपनी माँ को लेके, पीएमसी में ट्रीटमेंट करवा रहा था। मेरी दुकान गोविंदपुरा रोड में थी। वो दवाई खोजते हुए आया था और वो उसी समय उसने शेयर किया एक बात कि मेरी माँ को आज बी पॉजिटिव ब्लड नहीं मिला तो डॉक्टर ने कहा है कि उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। पता नहीं कहाँ से कौन प्रेरणा आई, हम नहीं कर सकते हैं। मैंने उस पोस्ट को चुपचाप ऑर्कुट पे डाल दिया। ऑर्कुट पे लोगों दोस्तों की मिश्रित प्रतिक्रियाएं आनी चालू हो गई। ये इंटरटेनमेंट का साधन है, इस पर हम लोग को इस तरह का सीरियस मैटर नहीं डालना चाहिए। शुरू में कंफ्यूज था। 1 घंटे के अंदर मेरा बचपन का एक दोस्त था संजय, वो पीएमसीएच गया और उसने ब्लड डोनेट किया। वो दिन और आज का दिन आप देख रहे हैं कि मुहिम कहाँ से कहाँ पहुँच गई। 2006 के बाद हम लोग को अंदर से बार बार वेल्लोर की घटना याद आ रही थी। हम लोग बार बार सोच रहे थे कि हम लोग कैसे इसको एक मुहिम का रूप दें। 2009 में 3 दोस्त हम लोग मिलके हम लोगों ने इसको विस्तारित करने के हिसाब से एक संस्था का गठन किया, माँ वैष्णो देवी सेवा समिति। शुक्रवार का दिन था, हम लोग 3 दोस्त बैठे और एक संस्था बनी। हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम लोग करें क्या। शनिवार का दिन था। एक खबर अगले दिन, जिस दिन संस्था बनी उसके अगले दिन एक खबर ने प्रमुखता से स्थान दिया। आग ने खाक कर दिए शादी के सपने। वैशाली के राजा पकड़ की घटना है। 16 शादियां एक साथ कैंसिल हुई थी उस गांव में। रविवार का दिन था, हम लोग सब लोग गए वहाँ पे। वहाँ के जितने भी परिवार थे उनसे देखा कि उस गांव में आग लगी थी और जितने लड़की वाले थे उनका सबका सामान जल गया था। वो इतना दुखदाई पल था। हम लोगों ने दिन भर वहाँ रुक के कई बैठकों का दौर जारी करके कई लड़कों वाले से उनको समझाने का प्रयत्न किया। उसमें से कुछ दहेज के नाम पे, कुछ किसी और मैटर पे, कोई शादी सामूहिक विवाह 5, हम लोग सोच रहे थे कि 16 शादियाँ एक जगह करवा दें। वो लोग तैयार नहीं हुए। उसमें 5 जोड़े तैयार हुए। वो 5 जोड़े की शादी सफलतापूर्वक संपन्न हुई और वहाँ से ये सामूहिक विवाह की शुरुआत हुई। आज 438 शादियों का सफर किस तरह कट गया हम लोगों को पता नहीं है। और कहीं ना कहीं सब लोगों के सहयोग से जो ये कारवां बन गया,
आज हम लोग हाशिए पे खड़े हुए लोगों को इस शादी से जोड़ रहे हैं। हम लोगों ने वैसे परिवार को जोड़ने का प्रयास किया है जिनके घर में बेटियों के फादर मदर नहीं है, या जिनके घर में 2 जून के खाने की तो व्यवस्था है लेकिन शादी की व्यवस्था नहीं है उनके पास। हम लोगों ने 2010 से 51 शादी का सिलसिला चालू किया। हम लोगों ने सब लोगों की जरूरतों को सब हर घर तक पहुंचने का प्रयास किया और उसमें हम लोग सफल भी रहे हैं। शुरू में दोषारोपण का दौर होता है, उस दोषारोपण दौर से भी हम लोग निकलते रहे, हम लोग चुपचाप चलते रहे। 2010 में 2013 की बात है, हम लोग दिव्यांग, हमारी भारतीय संस्कृति में दिव्यांगों की सेवा को सर्वोत्तम स्थान दिया गया है। अगर किसी समर्थवान परिवार में अगर कोई दिव्यांग आता है तो उसकी स्थिति हम लोग नहीं बता सकते हैं कैसे होती है, सबको पता है। और अगर वही दिव्यांग अगर किसी निहायत गरीब परिवार में आ जाता है तो उसकी स्थिति की कल्पना हम लोग कर सकते हैं कि क्या हो सकती है। हम लोगों ने उन दिव्यांगों को खोजना चालू किया और अभी तक पिछले 9 एडिशन में अभी तक 62 दिव्यांगों की शादी का कार्यक्रम हुआ है। जो दिव्यांग कभी शादी के बारे में सोच नहीं सकते। 2013 की एक घटना आपको बताते हैं। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में महामहिम डी.वाई. पाटिल साहब थे मंच पे, रेखा मिश्रा और भरत तिवारी, ये 2 नेत्रहीन थे। वो नेत्रहीन जब जयमाला का रस्म हो रहा था, पूरा हॉल खड़ा था, श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में सारे लोग खड़े थे। महामहिम जी ने पूछा आप कैसा महसूस कर रहे हैं? दोनों रेखा जी ने और भरत जी ने आसमान की तरफ सिर उठाकर कहा कि हम लोग अभी महसूस कर रहे हैं कि हमारी शादी स्वर्ग में हो रही है। और पूरा हॉल तालियों के साथ उनका अभिनंदन कर रहा था। अभी तक हम लोग जितने भी लोगों की 62 लोगों की शादियाँ हुई हैं, इस बार भी 6 दिव्यांगों की शादी हुई है। हर लोग ये बोल रहे थे कि हम लोग तो शादी की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और अगर शादी हुई भी तो हम लोग नहीं उम्मीद कर सकते थे कि शहर के 5000 लोग इस शादी में पार्टिसिपेट करेंगे। हम लोग कन्यादान के बारे में जानते हैं कि हमारी संस्कृति में कन्यादान को सर्वोत्तम दान के रूप में देखा गया है। पिछले 9 साल में समाज का हर तबका इसमें जुड़ गया है। हम लोगों के पास कोई शादी का आमंत्रण आता है तो आज की तारीख में इस आपाधापी के युग में समय की किल्लत को देखते हुए हम लोग सिर्फ शगुन का लिफाफा देने जाते हैं। हम लोग सिर्फ सामाजिक प्रतिष्ठा बचाने के लिए शादी में जाते हैं। इस शादी में हर आदमी अपने स्तर से सहयोग करता है। आपको विश्वास नहीं होगा, महाराणा प्रताप भवन में जब 51 लड़कियों को तैयार करने का कार्यक्रम होता है, पटना सिटी का एक आशीष मेहंदी वाला एक ब्रांड है, वो पिछले 9 साल से 51 जोड़ों को मेहंदी लगाता है। बदले में अगर उसको कुछ देने का प्रयास किया जाता तो बोलता है ये मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज के प्रति। उसी तरह से जब बारात निकलती है, वो दुल्हन को सजाने का काम होता है। शहर की कई संस्थाएं की महिलाएं इसमें आती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं, जो हम लोग के अंदर एनर्जी के लेवल का काम करता है। जब बारात निकलती है, हम लोग अभी कहीं शादी में जाते हैं और बारात निकलती है, रास्ता जाम होता है तो हम लोग को अंदर से गुस्सा होता है। लेकिन इस बार 15 जुलाई को जब बारात निकली, 3 बैंड बाजों के साथ, अगर 3 किलोमीटर का सफर बैंड तय कर रहा था, तो सारे लोग अगल बगल के लोग खड़े होकर उस पर फूल बरसा रहे थे। जगह जगह उनकी खातिरदारी हो रही थी। 3 किलोमीटर में 16 जगह लोगों ने खातिरदारी की। 5 साल की एक बच्ची भी ऊपर से फूल फेंक रही थी जैसे उसके परिवार की शादी है। जब बारात श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में पहुंचती है, 51 मंडप में जब पूजा का कार्यक्रम शुरू होता है, शादी का शगुन का कार्यक्रम चालू होता है, वहाँ आपको कई ऐसे परिवार मिल जाएंगे जिनको बच्चों का सुख नहीं मिला। वो चुपचाप शगुन, बच्चों का हर मंडप में जाकर शगुन का सामान देते हैं। उनको लगता है कि मेरे बच्चों की शादी हो रही है। कन्यादान को हम लोग बहुत ऊपर लेके देखते हैं, उससे बड़ा दान हम लोग नहीं मानते हैं। हमारे संस्कृति में कहा गया कि अगर कन्यादान अगर कोई नहीं परिवार कर पाता तो उनको मोक्ष नहीं मिलता है। यहाँ हम लोग को कई ऐसे परिवार मिल जाते हैं जिनके पास बेटे तो हैं लेकिन बेटियाँ नहीं हैं। आपको विश्वास दिलाते हैं, हर कदम पे 51 मंडप में कई ऐसे परिवार नजर आएंगे जो कन्यादान की रस्म अदा करने आते हैं। हम लोगों ने पिछले बिहार का एक बड़ा ब्रांड हो गया है, आप लोगों ने इसको एक बहुत हाईलाइट कर दिया है इस कार्यक्रम को। चूंकि इसमें गरीबों की दुआएं जुड़ी होती है
तो इसलिए कार्यक्रम बड़ा हो गया है। और इसी को देखते हुए हम लोगों ने इसको सामाजिक सरोकार से जोड़ दिया। 2013 में हम लोगों ने इस कार्यक्रम को भ्रूण हत्या से जोड़ दिया था। आपको बता दें कि जब अंदर बारात पहुंचती है तो अंदर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में, बाहर 51 मंडप होता है और उसके बगल में लगभग 5 से 7 हज़ार लोगों के रिसेप्शन की व्यवस्था होती है। तीनों कार्यक्रम हम लोग एक साथ 6:30 बजे स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहली बार 2013 में भ्रूण हत्या पे हम लोगों ने इस कार्यक्रम को डेडिकेट किया था। तो पहली बार हाईकोर्ट का डिसीजन आया था जब हाईकोर्ट ने लिंग परीक्षण को गैर कानूनी बताया था। 2014 में हम लोगों ने नेत्रदान को कार्यक्रम डेडिकेट किया था। इंडियन आइडल की प्रेरणा अग्रवाल, सारेगामापा के दिवाकर जी और रघुवीर सहाय, ये लोग महुआ चैनल के थे। ये लोग 3 लोग आए और तीनों ने गजब का परफॉर्मेंस दिया। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी थे। उन्होंने पूछा आप क्या नेत्रदान पे क्या चाहते हैं? सबों ने एक स्वर में कहा कि हमारे बिहार में एक भी आई बैंक नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, उस शादी के 4 महीने के बाद 18 अक्टूबर 2014 को IGIM में पहला आई बैंक बना। कल तक 136 लोगों ने स्वेच्छा से नेत्रदान किया IGMS में। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 272 लोगों को नई जिंदगी अपने आंखों से देखने का मौका मिला। आप ये भी जान लें कि कल तक 300 लोग वेटिंग में हैं। हम अगर 4 साल में अगर 136 डोनेशन हुए हैं तो हम लोग को अभी आगे आके इन जो 300 वेटिंग में हैं उसमें कई छोटी बच्चियां हैं जो इंतजार कर रही हैं कि किसी का आंख मिल जाए तो हम दुनिया को देख पाएंगे। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, नेत्रदान को भी महादान के रूप में हम लोग देखें। 2015 में हम लोगों ने एसिड पीड़ितों को यह कार्यक्रम डेडिकेट किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी आए थे। उन्होंने पूछा कि आप क्या करना चाहते हैं। उनका दिल द्रवित हुआ, सब बच्चों से एसिड पीड़ितों से मिलने के बाद वो अपने आप को व्यथित महसूस कर रहे थे। आने वाले 1 महीने के अंदर में 2015 में बिहार सरकार ने सभी एसिड पीड़ितों को 3-3 लाख रुपए का चेक दिया। 16 में हम लोगों ने थैलीसीमिया को यह कार्यक्रम डेडिकेट किया। इस कार्यक्रम को डेडिकेट करने के पीछे एक ही मकसद था कि थैलीसीमिया के बारे में समाज का हर तबका नहीं जानता। यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें हर 20वें दिन पेशेंट को ब्लड चढ़ता है। बड़े लोग तो 25 लाख रुपए खर्च करके बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं। जो गरीब है उनकी स्थिति की हम लोग नहीं बता सकते उसकी स्थिति क्या होती है। उस मंच पे 50 थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को 50 नए अभिभावक मिले जो आज तक उनको ब्लड की जरूरत की आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं। 2017 में हम लोगों ने कैंसर पीड़ितों को कार्यक्रम डेडिकेट किया। आज गोविंद मित्रा रोड एशिया का सबसे बड़ा दवा का मार्केट है। वहाँ से 3-4 दुकानदार ऐसे हैं जो केमो की दवाएं बिल्कुल आधे रेट पे और कंपनियों से एक्स्ट्रा अप्रूवल लेके कैंसर पेशेंट को दिलवाने का प्रयास कर रहे हैं और अभी पेशेंट को मिल रहा है। इस साल 15 जुलाई को जो कार्यक्रम था वो हम लोगों ने हेमोफीलिया के रोगियों को संबोधित कर दिया। इसमें हेमोफीलिया एक बीमारी है जिसमें भी ब्लड की जरूरत होती है, फैक्टर 8 की जरूरत होती है, प्लाज्मा की जरूरत होती है। आज आपको जानकर आश्चर्य होगा, टोटल बिहार में 1200 हेमोफीलिया के पेशेंट हैं, 800 थैलीसीमिया के पेशेंट हैं। हम लोग आज एक सपना देख रहे हैं और लोक संवाद में लगातार 2 बार मौके पे जाके हम लोगों ने सरकार से कहा है। सरकार ने हमारी सारी बातों को गंभीरता से लिया है। 18 सितंबर 2017 को पहले लोक संवाद में और 16 जुलाई 2018 के लोक संवाद में हम लोगों ने टोटल 16 सवाल बिहार सरकार के सुझाव रखे, सवाल नहीं सुझाव रखे और उसमें मैक्सिमम पे सरकार काम कर रही है और यहाँ की ब्लड बैंक की स्थिति सुधर रही है। दोस्तों, हम लोग बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति एक समस्या से ग्रसित है और वो समस्या का समाधान दूसरे व्यक्ति के पास है। दूसरे व्यक्ति की समस्या का समाधान तीसरे व्यक्ति के पास है। अगर हम सब लोग मिल जाएं
और मिलकर अगर समाज का भला करने का सोचे तो दुनिया बहुत खूबसूरत नजर आएगी। हम लोग पैसे की पोटली साथ नहीं ले जाएंगे बॉस, लेकिन कर्मों की पोटली साथ में जाएगी। आज हम इस मन से ये कहना चाहते हैं कि हम लोग, अगर कोई जरूरी नहीं है कि आर्थिक मदद से ही, हम एक विचार से क्रांति ला सकते हैं, हम अपने श्रम से क्रांति ला सकते हैं। और जैसा आप देख रहे हैं कि हम बिहारियों में बहुत ताकत है। हम लोग अगर कुछ सोच लेते हैं, 2010 में जब पहली बार शादी का कार्यक्रम हुआ था, लोग बोल रहे थे अगले साल कंटिन्यू नहीं होगा, लेकिन कंटिन्यू अभी 438 शादियों का सफर है। माननीय महामहिम डी.वाई. पाटिल साहब ने कहा था कि आप लोग पता करते हैं कि इनका परिवार ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 438 में से 436 शादियां अभी तक कंटिन्यू हैं। उस परिवार के लोग 2010 से लेके अभी तक जितने भी परिवार हैं, इन्होंने एक परिवार का रूप ले लिया। हर साल इसमें से 50-60 जोड़े अपना श्रम दान करने के लिए शादी में आते हैं। आज हम जिस मुहाने पे खड़े हैं, हम लोग याद करें, हम लोग अपनी प्रतिष्ठा की वजह से नहीं जानेंगे, हम अपने कर्म के हिसाब से पहचाने जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।